नमस्कार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत गर्म है और इस बीच ही 8 सीटों के लिए विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022, जिसमें मुश्किल से अब 1.5 साल का वक्त बचा है, उससे पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, सत्ता का सेमीफाइनल। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन को, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जड़ें जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इन चुनाव नतीजे जिस तरह के आएंगे उससे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की क्या तैयारी है। क्या विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ सरकार को टक्कर दे पाने की स्थिति में है, या योगी आदित्यनाथ सरकार कहीं किसी मुश्किल में घिरी दिखती है, वो सब इस उपचुनाव के नतीजों से पता चलेगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सियासत इस वजह से भी गर्म है क्योंकि कानपुर में जब कुख्यात बदमाश विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद और उससे पहले कई घटनाओं को जोड़कर जिनमें ब्राह्मणों की हत्या हुई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत गर्म रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएगी। बीएसपी, जो मूलतः दलितों और पिछड़ों की राजनीति करती है, हालांकि उसका जो आधार है वो दलित ब्राह्मण की राजनीति भी है, और सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित ब्राह्मण की राजनीति से ही उसे सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिला है। उसने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा भव्य प्रतिमाएं लगाएगी। कांग्रेस की आस प्रियंका गांधी वाड्रा से है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जनहित के मसलों को ट्विटर पर उठा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। लेकिन इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश में इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगातार माहौल सोशल मीडिया पर और जमीन पर बनाने का काम कर रही है, और माना जा रहा है कि अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों थोड़ा मुश्किलों में घिरी हुई दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों कथित रूप से कोरोना घोटाले की चर्चा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लूट हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऑक्सीमीटर और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि कई जिलों में मनमाने दामों पर खरीद की गई है और जनता के पैसे की बर्बादी हुई है। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्षी दल लगातार उसे घेर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने देखा है कि प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के मसलों पर बहुत सक्रिय हैं, उठा रही हैं। जन घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है, और कहा जा रहा है कि इसको चुनाव से 6 महीने पहले ही जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर काफी काम कर रही है, समाज के सभी तबकों को जोड़ रही है। उसकी भी कोशिश अपने पुराने समीकरण दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण को फिर से अपने पाले में लाने की है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी इन दिनों ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है। उसे उम्मीद है कि उसका जो परंपरागत वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, उसके साथ रहेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव अपने शासनकाल में अपनी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को गिनाते हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर दिखते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती पर आरोप यह लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, उन पर तीखे हमले नहीं करती, और इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कई बार उन पर अपरोक्ष रूप से निशाना साध चुकी हैं, बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बता चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जिस उपचुनाव की बात कर रहा हूं, जिन 8 सीटों को लेकर, उनमें बहुत कुछ साफ होगा। जैसे पिछले साल जो उपचुनाव हुआ था, उसमें तभी 10 से 11 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तो वो जो उपचुनाव था उससे पहले आपको याद दिला दूं कि बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उसका गठबंधन था,
वो तोड़ दिया था। और वो उसके बाद ये माना गया था कि बीएसपी की कोशिश अकेले चुनाव मैदान में उतरने की है, और इस बार पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उनकी पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखें और इन 8 सीटों को, जिन्हें मैं सेमीफाइनल बार बार कह रहा हूं कि ये सेमीफाइनल है सत्ता का, इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के ही कई विधायकों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर तमाम जगहों पर लूट खसोट हुई है, कई विधायकों की नाराजगी सामने आई है, और ऐसे हालात में, इन स्थितियों में बीजेपी के लिए भी अपनी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को दोहराना, अपने चुनाव क्षेत्रों को जीतना बहुत अहम है। हालांकि राम मंदिर निर्माण बीजेपी का अहम मुद्दा है, और बीजेपी आरएसएस विहिप की ये योजना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में और 2024 के अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में राम मंदिर निर्माण के नाम पर माहौल को गरमाया जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से इनका अभियान तेजी से शुरू नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी इस काम में जुटेंगे, और इनके जो आनुषंगिक संगठन है वो भी इस काम में जुटेंगे। तो क्या इन 8 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां इस तरह के मुद्दे हावी होंगे, या वहां जिस तरह उत्तर प्रदेश में लोग बेरोजगार जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, या कोरोना महामारी के बाद जिस तरह के हालात, लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी या काम धंधे बंद होने की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं उनके जो मसले हैं उनको लेकर लोग वोट करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से मजबूती से उत्तर प्रदेश में आवाज उठानी चाहिए, वैसी आवाज उत्तर प्रदेश में उठती नहीं दिखती, और एक सशक्त लोकतंत्र, एक ताकतवर लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। देखना यह होगा कि इन 8 सीटों के उपचुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाती है। बीएसपी की उम्मीद कम थी, लेकिन उसने कहा है वो भी चुनाव में हिस्सा लेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी और आपके जो कुछ छोटे दल हैं वो मिलकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी उनमें उसमें है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनमें है। तो कई इस तरह की छोटी, जो महान दल के भी उसमें शामिल होने की बात है, कई छोटी पार्टियों का एक अलायंस 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और ये जो 8 सीटों का बाई इलेक्शन है वो उसे एक तरह से सेमीफाइनल माना जाना चाहिए। कांग्रेस में जिस तरह केंद्रीय स्तर पर घमासान हुआ और उसके बाद गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो वहां के महासचिव रहे हैं कई बार उत्तर प्रदेश में, उन्हें जानते पहचानते हैं लोग। तो कांग्रेस के लिए भी जिस तरह का घटनाक्रम, हालिया घटनाक्रम हुआ है, जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया, तो उसके लिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सांगठनिक ढांचा है, अगर सीनियर नेताओं के खिलाफ इस तरह की अगर कार्रवाई भी होगी या आवाज भी उठेगी, तो उससे कहीं ना कहीं संगठन के काम पर असर पड़ेगा। और कांग्रेस के पास कोई मजबूत संगठन नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा संगठन को मजबूत बनाने के काम में जुटी हुई है। देखना यह होगा कि क्या चुनाव परिणाम रहता है, किस तरह से जनता जनादेश देती है, और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए निश्चित रूप से ये एक संदेश होगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।